नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे सरकार के आज एक ऐसे फैसले पर जिस पर पूरे प्रदेश भर में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि 841 सरकारी वकीलों को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। जी हां, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको बर्खास्त किया गया है। ये इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है। हालांकि और तमाम चीजें, तमाम अटकलें इसको लेकर लगाई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये बर्खास्तगी की है, इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसे योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि 841 ऐसे वकील हैं जिनकी परमानेंटली छुट्टी कर दी गई है। इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कहा गया है कि ये मजबूती से सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे थे, सेवाएं इनकी खत्म कर दी गई है। लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर 900 लोगों को हटा देना, यानी कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार जो अब नई नियुक्तियां करने जाएगी उनको किस आधार से लिया जाएगा, कैसे ये समझा जाएगा कि उनमें वो क्षमता है जो पहले वालों में नहीं थी। और सवाल यह भी है कि इस कार्रवाई की असली वजह क्या है। यूपी में योगी सरकार ने सरकारी वकीलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंचल यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है चंचल जी। और हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी से उदय प्रताप जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे उदय जी चर्चा की आपसे ही। सर, इतने बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या बड़ी वजह रही आपसे समझना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी जो योगी जी की सरकार है वो कानून व्यवस्था पर ही आई थी। क्योंकि कानून व्यवस्था के ऊपर इतना लोगों ने और आम जनता ने सहयोग किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें ऐतिहासिक वोट दिया और जिससे हमारी सरकार बनी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो मानना है और योगी सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ साथ हमारी जो जुडिशरी है वो भी व्यवस्था ठीक हो, इसलिए हाई कोर्ट के जितने भी वकील सस्पेंड हुए हैं उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारा जो सरकार की तरफ से जो सरकार का जो मत था वो अच्छे ढंग से नहीं रखा जा रहा था, जिससे लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण उनकी फिल्टर हुआ, उनकी छटाई हुई और इसलिए उन लोगों को बर्खास्त किया गया। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, नॉन परफॉर्मर थे, उनको आपने किनारे कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों को आप लेंगे, नियुक्ति करेंगे, किस आधार पर उनको लिया जाएगा, किस तरीके से, क्या कोई स्क्रीनिंग कमेटी इसके लिए बनाई जाएगी आपकी तरफ से इस बार फिर से? मुझे अभी स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन जहाँ तक सूचना है 700 के लगभग नियुक्तियाँ हो चुकी हैं अभी, और वो सब कानून मंत्रालय पूरा अपना काम कर रहा है। बहुत सारा फिल्टर वहाँ पे लगा हुआ है और जानकारी इकट्ठी करके ही उनको लिया जाएगा इस बार, क्योंकि योगी सरकार में समझौता किसी प्रकार से नहीं होगा और चूँकि सरकार का जो पक्ष है मजबूती से रखा जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और निश्चित ही ऐसे लोग, अच्छे लोग आएंगे जिससे सरकार का अच्छे से प्रभाव भी रहे और जल्दी ही लोगों को न्याय मिल सके। 1850 में से 9 लोगों को हटा देना बहुत बड़ी बात है दुष्यंत जी, ऐसा शायद पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जानकार ऐसा मानते हैं। जी, इतिहास बनते ही तोड़ने के लिए हैं, तो ये ठीक है, जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेगा उसको हटाया जाएगा। और निश्चित अगर इस प्रदेश में अगर काम करना है अच्छे से, सरकार में कानून व्यवस्था सही ढंग से रखनी पड़ेगी, हमें भी रखनी है, हमें भी सोचना पड़ेगा कि अच्छे लोग आएँ और जो अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहन मिले, और जो नहीं सही ढंग से काम कर पा रहे हैं तो उनको घर बैठाया जाए। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे और सवाल बहुत सारे हैं इससे जुड़े हुए। देवेंद्र जी, आपको लगता है क्या यही सिर्फ वजह है कि परफॉर्मेंस की वजह से हटा दिया? क्योंकि इससे हाल फिलहाल में हमने देखा बहुत सारे तबादले हुए उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। आपको क्या लगता है 900 लोगों को हटा देना बहुत बड़ी बात है? देखिए स्वाति जी, निश्चित तौर पर
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरीके से हमारे न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में और दोनों हमारे बेंचों में, इलाहाबाद और लखनऊ में इतने बड़े स्तर पर एक साथ अपर महाधिवक्ता और स्टैंडिंग काउंसिल, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, ब्रीफ होल्डर्स को एक साथ इतने लोगों को हटा देना निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। क्योंकि निश्चित तौर पर एक वकील, जो सरकारी वकील होते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जो मुकदमे होते हैं उसकी एक न्यायालय में एक ज़बरदस्त तरीके से पैरवी करते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार जो है, और ये उनका एक विशेषाधिकार है, भी जब से सरकार जो नई बनी है योगी जी की 2.0 की, तब से वही पुराने कार्यकाल के 1.0 के जो बनाए गए, उस समय ब्रजेश पाठक जी थे न्याय मंत्री, तो उन्होंने अपने विवेक से और बनाया था। आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद इस विभाग को अपने पास रखे हुए हैं, तो उनका ये विशेषाधिकार है और निश्चित तौर पे वो नई नियुक्ति करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने बड़े पैमाने पे एक साथ हटा देना, और फिर अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता ये कहते हैं कि कुछ जो है अपॉइंटमेंट भी हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता और हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार सही से काम करे, लोगों को न्याय दिलाए, और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और जो अच्छे वकील हों, इनको ये देखा गया है कि पिछली बार में कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो वकील थे वो एक पार्टी विशेष के विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। उनमें जो है कार्य क्षमता, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको ध्यान होगा शायद जिस वक्त ब्रजेश पाठक हुआ करते थे कानून मंत्री, उसी वक्त इन सभी लोगों की तैनाती हुई। जी स्वाति जी, उसी समय इन सबकी तैनाती हुई थी। तो आप इस बात को अच्छी तरह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है ये, जानते हैं कि सरकार में और मंत्रियों में, चाहे वो जतिन प्रसाद जी हों, ब्रजेश पाठक जी हों, या हमारे AK शर्मा जी मंत्री हों, या जो है और कई मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री और इनको विभागों में सही से तालमेल ना होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश के शासन में और राजनीति में पक रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 साल ये रहे, और उसके बाद अचानक से इनको इस वजह से हटा दिया जाता है कि ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये बात शायद कुछ पच नहीं रही है। जी स्वाति जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और इसमें ये हम कुछ कहेंगे, एक विपक्ष के नेता हैं, तो ये होगा कि राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से योगी जी की 2.0 की सरकार में जो 100 दिन का इनको टास्क दिया गया था, वो कोई भी मंत्री 100 दिन का टास्क पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय में हो, या PWD जैसे बड़े महकमे में हो, या बेसिक शिक्षा में हो, कई सारे विभागों में जिस तरीके से तबादलों को लेकर के जो है चर्चाएं गर्म हैं उत्तर प्रदेश में, ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि राजनीति 2024 स्वाति जी 2024 की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में जो ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास की जो बात कर रही है, कहीं ना कहीं ये जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नहीं, सरकार तो इससे ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम कानून व्यवस्था में, कानून से जुड़े मामलों में कोई भी ढीलावाली हम रख नहीं रहे, हिलावाली हम रख नहीं रहे हैं। जहां पे कड़े फैसले लेने चाहिए वहां हम ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, संदेश देने की कोशिश करें। और हुआ भी इस बार ऐसे ही है, 900 तबादले हो गए लगभग। चंचल जी का भी इस पर एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। चंचल जी, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में बर्खास्तगी हुई है, आपको लगता है यही वजह है या फिर इसके पीछे कुछ और? चंचल, देखिए, जो बर्खास्तगी हुई है, काफी हद तक डीपी साहब ने बताया है, ये लड़ाई बीजेपी आज के टाइम में 2 गुटों में बढ़ चुकी है। आप देखें, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, ये दो टीमें हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखें, चाहे घोटालों का, जो आपके स्थानांतरण घोटाले हुए हों, चाहे आपके PWD में भ्रष्टाचार का मैटर रहा हो, चाहे आपके स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का मैटर हो, आज ये पूरी की पूरी 2 पार्ट में जो है बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है। आप देखें, आदरणीय डिप्टी CM साहब जिन लोगों को रखा था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन सभी लोगों को जो हटाने का काम कर दिया है, और 220 अपने लोगों को, देखिए, चाहे वो लिस्ट हो चाहे ये लिस्ट हो,
दोनों लिस्टों में मैं बताऊं कि एकदम सरेआम जातिवाद चरम पे रहा है। अगर आप इस लिस्ट को उठा के देखेंगे तो आप ये बता नहीं पाएंगे हमारे बीजेपी के साथी दुष्यंत साहब कि इसमें क्या पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं, ये बता नहीं पाएंगे। एससी एसटी को तो मेरे ख्याल नगड़ ही हैं। तो ये पूरी की पूरी तरीके से सरासर जो ये बता रहे हैं कि हम जो है क्या नाम है न्यायपालिका में जो है जो लंबित मामले हैं उसकी पैरवी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, वो चीजें सही नहीं चल पा रही हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। एकदम ये सरासर गलत है। ये बस केवल एक बहकाने की बात है। सच्चाई तो ये है कि जो ये लिस्ट बना के इन्होंने जो तैयार करी है, जो फिर से लगाया, तो ये नूरा कुश्ती है। दो पार्ट में बीजेपी है, भैया हमारे लोग नहीं रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे, ये है मैटर। जरा समझाइए, आप जो नूरा कुश्ती की बात कह रहे हैं चंचल जी, आपको कैसा लगता है कि नूरा कुश्ती है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम बदलाव कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाकर नए लोगों को लाएंगे जो हमारा मजबूती से पक्ष रख सके। अब परफॉर्मेंस की बात है, अभी मैं यहीं बगल में ही अभी एक दो लोग हुए हैं, यहाँ पे चिन्हट से एक लोग हुए हैं। अब उनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा मैं जानता हूं। एक अभी वकील साहब यहाँ पे सूरज सिंह साहब हुए, कई सारे लोग ऐसे लोग हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो परफॉर्मेंस तो अलग चीज है, वो अलग भाई। बहुत सारे जो हमारे एडवोकेट्स हैं जो पहले काम अच्छा कर रहे हैं, वो लोग भी नए हुए, वो लोग भी अच्छा काम करेंगे। मैं उन बातों पे नहीं, मैंने ये बताया कि जिस तरीके से ये जो नूरा कुश्ती है दो पार्ट वाली, कि भैया ये हमारे लोग जो आदरणीय यानी कि लड़ाई आपको लगता है, आपका जो आरोप है लड़ाई ये है कि हमारा और तुम्हारा वाली नहीं। मैं ये दुष्यंत साहब से सवाल लेता हूं कि क्या ये बताएंगे इसमें पिछड़ी जाति कितने लोग हैं, क्या एससी एसटी के कितने लोग हैं? क्या इनको केवल वोट लेने से मतलब है? या इनको उससे मतलब नहीं कि बस केवल इनसे वोट लेना है, पिछड़ी जाति एससी एसटी को वोट ले लेंगे और उनके बारे में कुछ भी नहीं करेंगे? तो आप बताइए, क्या उसमें कितने एससी एसटी के वकील बनाए गए हैं, कितने जो है ओबीसी पिछड़ी जाति के वकील बनाए गए हैं? इनके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं होगा। मैं बताऊं, दो चार लोग गिने होंगे, दो चार, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है स्वाति जी, ये मैं एक एक नाम देख रहा था, एक एक नाम आपको बता दूंगा। ये सारे के सारे लोग जो है कैसे लोग बनाए गए हैं, एकदम जातिवाद चरम पे है इस सरकार में, जो हम लोग ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं दूसरे साहब, बताएं इसमें कितने दलित लोगों की लिस्ट है, कितने पिछड़ी जाति की लिस्ट है, ये बता नहीं पाएंगे। रिपोर्ट दिखा रहे हैं सर, बताइए ना किसको प्राथमिकता दी गई है? सवाल उठ रहे हैं तो उठाइए, जवाब भी मिलेगा। यहाँ पर दुष्यंत जी जवाब भी देंगे। देखिए स्वाति जी, मैं आपको बताऊं, ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शायद जानकारी भी होगी, ये बहुत सारी चीजें जो है इसमें अभी निकल के बाहर भी आएंगी। मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए, लेखपाल का पेपर लीक हुआ था, उसको जो कैंसिल करने के बजाय उसको कंटिन्यू करा दिया गया है। खुद एसटीएफ ने बहुत सारे लोगों को, 24 लोगों को पकड़ा था। तो जो खुद उसमें संगीन मतलब जो संगीन अपराध है कि बहुत सारे छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो पेपर कैंसिल करने के बजाय आप उस पेपर को कंटिन्यू आपने कर दिया। तो सवाल मेरा ये है कि ये एकदम भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी सरकार डूबी हुई है। एक एक डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपका पशुपालन विभाग हो, चाहे आपको शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका जो है ग्राम विकास हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, कोई आप विभाग उठा के देख लो। आज के टाइम में हालत यह है, आए दिन पेपर में छपता रहता है मिड डे मील योजना इनकी जो है आज के टाइम में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक डिपार्टमेंट में इनके भ्रष्टाचार चरम पे है, और इसमें भी आपको निकल के आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, एक आरोप ले लेती हूँ देवेंद्र सिंह जी का, उसके बाद जवाब लेंगे दुष्यंत जी से। देखिए स्वाति जी, जो भाई चंचल जी कह रहे थे, और मैंने भी पहले कहा कि ये साफ इस कार्रवाई से जो इतने बड़े पैमाने पे सरकारी वकीलों को बर्खास्त किया गया है, उससे साफ स्वाति जी दिखता है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में हो और या सरकार में हो, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं, आज गुट बन चुके हैं। कोई गुट मोदी जी जो है अमित शाह जी का है, तो कोई योगी जी का है। तो इस तरीके से ये गुट में राजनीति बंट गई है। तो ये निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के विकास में एक बाधक होगा, और जो न्यायपालिका में जनता, उत्तर प्रदेश के जनता को
जो बहुत सारे लंबित केस हैं, लाखों लाख लंबित केस हैं, लोग न जाने कितने बेगुनाह लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है हर क्षेत्र में, चाहे किसान हो, चाहे वो जो है कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे सरकारी तंत्र के लोग जो हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, छात्रों की समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं। खासकर आजकल तो कोर्ट में स्वाति जी उन मसलों का ज़्यादा जो है भरमार हो गया है कि लड़कों का जो है वो निकाला जाता है वैकेंसी, और लड़के फार्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर जो है कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो प्रदेशवासी जो आस लगाए बैठे हुए थे कि उनको न्याय मिलेगा, इन नूरा कश्ती में इन तलवारें जो निकली हुई हैं, इनकी लड़ाइयों में जो आपसी जो है खींचतान में उनके अधिकार कहीं ना कहीं मिलने से वंचित रहेंगे। सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, इसको लेकर कुछ इनपुट्स भी सामने आए हैं। सीएम के पास ये जानकारी आई है कि बहुत सारे ऐसे इसमें अधिवक्ता थे जो सरकारी वकील थे, जो कोर्ट नहीं जाते थे और शपथ पत्र तक उनकी तरफ से दाखिल नहीं किए जाते थे। शायद इन्हीं तमाम चीजों को लेकर इसको वजह बनाई गई। स्वाति जी, निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उनको ये चयन करने का अधिकार, हम समझते हैं उन्होंने हो सकता है अच्छा सोचा हो कि हम जो है न्यायपालिका को चुस्त दुरुस्त करने दें। मुख्यमंत्री जी के कार्य पे कोई ज़्यादा संशय की लगाने की बात नहीं है। वो निश्चित तौर पे ईमानदार सोच के व्यक्ति हैं, वो काम करते हैं और हो सकता आप मानते हैं? निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि ये उनको अभी सरकार है, उनको भाई जवाबदेही माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, और यदि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उनके पास ये मंत्रालय महकमा है, तो यदि वो नए जो है अधिवक्ताओं का, सरकारी अधिवक्ताओं का चयन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और जब देखेंगे जब ये नहीं काम कर पाएंगे तो फिर उस पर आपके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, और यदि नहीं काम करेंगे तो उनके खिलाफ बोला जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी जो भी नए अधिवक्ता हुए हैं मैं शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, दुष्यंत जी बारी आपकी है। बहुत सारी बातें कही गई चंचल यादव जी की तरफ से, देवेंद्र जी की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? गुटबाजी की भी बात निकलकर सामने आ रही है। मैं सबकी बात का जवाब दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली चंचल यादव जी अपनी पिछली सपा सरकार का अनुभव बता रहे थे। नूरा कुश्ती उनके यहाँ होती थी क्योंकि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें आधा मुख्यमंत्री कहा जाता था, 5.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। तो नूरा कुश्ती उनके यहाँ होती थी। भारतीय जनता पार्टी में कभी नूरा कुश्ती नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और जो सरकार चलाने की सामूहिकता का जो निर्णय होता है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका हस्तक्षेप नहीं रहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने विशेषाधिकार है कि वो किसको रखें किसको न रखें। तो ये एक बात तो ये तय है कि नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी में होती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही कितने दलित, कितने ओबीसी, कितने बैकवर्ड से आए हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री जिस जाति से आते हैं वो बैकवर्ड है। क्या इनकी पार्टी में किसी दूसरी जात के समाज के लोगों को एडजस्ट किया जाता है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके ओबीसी से हटके कोई और बन सकते हैं, यादव से हटके कोई और बन सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दलित भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और तो और राष्ट्रपति भी। यहाँ आदिवासी महिला को बनाया गया है, जो हमारी महामहिम है वो ने आदिवासी महिला को बनाया गया है। तो जात की बात करना बेकार है इनके हिसाब से। कोई कमी नहीं मिले तो जात का एंगल घुसेड़ देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में सारी जातियों का समावेश होता है, ये तय है। चाहे वो लिस्ट देख लें, क्योंकि पिछली एक लिस्ट निकली थी जिसमें सिंह लिखा हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ ओबीसी के लोग थे जिनके नाम के सिंह लगा हुआ था। तो ये भ्रमित करने का काम विपक्ष करता है और करता आया है और करेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है। दूसरा, इन्होंने पेपर लीक वाली बात की, तो मुझे नहीं लगा कहीं पेपर लीक हुआ है। एसडीएम ने लोग पकड़े, नकल कराते हुए लोग पकड़े, पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि विपक्ष जो माहौल बना रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो गलत है, सरासर गलत है। और जो नए जो नियुक्त किए हैं वकील, वो सारे के सारे फिल्टर करके लाए हुए हैं जिनसे अच्छा काम हो, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। यही एक उद्देश्य है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, और उसी उद्देश्य पे वो काम कर रहे हैं कि कम से कम गरीब को और पिछली बार भी तो जब ब्रजेश पाठक
आपने इन तमाम नियुक्तियों को किया था, फाइनल किया था, तो उस वक्त भी तो स्क्रीनिंग हुई होगी, बाकायदा इंटरव्यू हुआ होगा, ऐसे थोड़ी नहीं रख लिया होगा। फिर आपने किस आधार पर कह दिया कि ये काबिल नहीं है, इनमें वो बात नहीं है, वो योग्यताएं आवाज़ नहीं आ नहीं रही। है? शायद दुष्यंत जी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चंचल जी इसका जवाब देंगे। फोन आपका शायद कट गया है, अभी दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं। चंचल जी। देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो ये बता रहे थे, जाति की बात कर रहे थे, जब इनको अधिकार देने की बात आती है तो ये बातें इधर उधर घुमाने लगते हैं। जिस तरीके से आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण पेश कर देते हैं। आप अभी, मैं इनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि जो अधिकार देने की बात आ रही है, जो ये आपने 200 समथिंग लिस्ट जो अभी जारी करी है, मैंने इनसे पूछा कि कितने इसमें, क्या बेचारे हमारे एससी समाज के लोग वकील नहीं है? क्या पिछड़ी जाति के लोग वकील नहीं है? क्या उनके पास काबिलियत नहीं है? क्या बीजेपी सरकार ये मानती है, जो हमारे प्रवक्ता बैठे, क्या ये मानते हैं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है, इसलिए उनको नहीं नेतृत्व दिया जा रहा है? ये जुमलेबाजी पेश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी उस जाति से आते हैं इसलिए हम वकील नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी वो पिछड़ी जाति के आते हैं इसलिए पिछड़ी जाति कोई डीएम नहीं होगा, हमारे जो क्या नाम है प्रदेश अध्यक्ष जी जो पिछड़ी जाति से आते हैं तो कोई एसपी नहीं होगा पिछड़ी जाति का। ये कौन से जुमले वाली बात कर रहे हो आप ये बताओ ना, अभी जो 225-30 लोगों को जो रखा है, आप उसमें कितने पिछड़ी जाति के लोग, कितने एससी समाज के, कितने अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं? तो झांसा देने का काम नहीं चल पाएगा यहाँ पे। आप जो बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी क्या नाम जुमलेबाजी पेश कर रहे हैं, मेरा ये सवाल सीधा आपसे है, जाति के ऊपर अगर आप बात करोगे तो फिर एकदम आप बात नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में पूरे प्रदेश में कितने डीएम किस जाति के आते हैं, आपको आप खुद नहीं, आपके पास डेटा होगा, क्योंकि आप उस एक वर्ग विशेष के बारे में आप बोल नहीं पाओगे, मुझे पता है। क्योंकि अगर आप बोलोगे यहाँ पे, अगर उस वर्ग विशेष के बारे में बोल लोगे तो आपके प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा, आपको शाम तक आप नहीं रह पाओगे प्रवक्ता पद से। और आप बता रहे हैं कि क्या नाम है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाति से आते हैं, जाति की बात कर रहे हैं, जहां पे अधिकार देने की बात आ रही है। और दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री जी को पिछड़ा वर्ग बताया, और आपको पता क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ा कब से हुए हैं, पिछड़ा वर्ग में कब से आए हुए हैं, वो आपको जानकारी है? ये आपकी जो लीकेज वाली सरकार है, जो आप बता रहे हैं कि लेखपाल में पर्चा लीक नहीं हुआ है, पूरे आपके भारत समाचार चैनल पे ही बकायदा दिखाया गया पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप लोग झूठ बोलने वाले लोग गुमराह करने वाले लोग हो आप लोग। आप मुझे बताइए, क्या इस चैनल पे नहीं चला था पेपर लीक हुआ था? लेकिन आप केवल गुमराह करने की बात कर रहे हो, आप सच्चाई बात नहीं, सच के सिवा आप तो सच बोलने नहीं जानते। चलिए ठीक है, इसमें सरकार का तर्क ये भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हटाया इस वजह से भी गया है, जो अनुपस्थित रहते थे, सरकार की तरफ से जो आवश्यक कदम हैं वो नहीं उठा पाते थे, अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर यह बर्खास्तगी हुई। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।